बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ऑनलाइन लेक्चर्स में थ्योरी ऑफ वेल्डिंग के सब्जेक्ट का फ़र्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है इफ़ेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन वेल्डिंग ऑफ स्टील। जनरली जिस वक्त वेल्डिंग को परफॉर्म किया जा रहा होता है उस वक़्त काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स वेल्डर को फेस करने पड़ते हैं। उन प्रॉब्लम्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वो जनरली उन अलॉइंग एलिमेंट्स की वजह से आते हैं जो स्टील के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ना सिर्फ स्टील के अंदर जो अलॉइंग एलिमेंट्स हैं हम इस चैप्टर में उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि वो एलिमेंट्स जो वेल्डिंग के दौरान वेल्डिंग के अंदर असरअंदाज हो सकते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेट्स गो। जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो कि स्टील की वेल्डिंग के दौरान असरअंदाज हो सकते हैं, उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करने वाले एलिमेंट्स वो आपके सामने एनलिस्ट हैं। इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, कार्बन, मैंगनीज़, सिलिकॉन, क्रोमियम, एल्युमिनियम, कॉपर और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स निकल शामिल हैं। अभी हम देख लेते हैं वन बाय वन इन एलिमेंट्स का जो ओवरऑल इफ़ेक्ट है वो क्या हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। डियर स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन है इसकी अहमियत इसलिए सबसे ज़्यादा है कि ये ना सिर्फ स्टील के अंदर एज अ एलिमेंट पाया जाता है, बल्कि जिस वक्त वेल्डर वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है उस वक्त एटमॉस्फेयर से भी ये आपकी वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान शामिल हो सकती है। नॉर्मली वेल्डिंग टेक्निक्स के ज़रिए हम ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस को, ऑक्सीजन के असरात को थोड़ा सा कम तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कई वेल्डिंग ऑपरेशंस ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी ऑक्सीजन शामिल हो जाती है। नॉर्मली जो ऑक्सीजन है वो मेल्टिंग पॉइंट से अगर हम ज़्यादा की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की वो 0.02% है। सिमिलरली जो आपकी मेल्टिंग पॉइंट अगर स्टील से हम कम की बात करें तो उस पर जो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की वो है आपकी 0.1%। अगर आप इस परसेंटेज को देखें तो आपको पता चलेगा कि वेल्डिंग के दौरान चूँकि हमारी स्टील मोल्टन हालत में होती है तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की है, यानी कि जो इनटेक स्टील हमारा ऑक्सीजन कर सकता है, चाहे वो एटमॉस्फेयर से हो चाहे किसी और सोर्स से हो, वो 0.2% तक कर सकता है। जनरली जो हमारी ऑक्सीजन है वेल्डिंग के दौरान पैदा होने वाली गैसेस, उन गैसेस में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड जिस वक्त टूटती हैं तो उसमें से जो ऑक्सीजन होती है वो आपकी वेल्डिंग के अंदर शामिल हो जाती है। जिस वक्त ऑक्सीजन आपके वेल्डिंग ऑपरेशन के अंदर शामिल होती है तो आफ्टर वेल्डिंग कुछ डिफेक्ट्स को फेस करना पड़ सकता है। उन डिफेक्ट्स में आपके पिन होल, ब्लो होल्स, प्रोस्टी शामिल हैं। जनरली अक्सर औकात जो ये डिफेक्ट्स जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, इन डिफेक्ट्स का इफ़ेक्ट कम होता है अगर इनका साइज़ कम हो। नॉर्मली अगर आपकी ऑक्सीजन स्टील के अंदर मौजूद है तो काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए हम उस ऑक्सीजन को कम कर सकते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस है वो है डीऑक्सीडेशन। अब डीऑक्सीडेशन भी नॉर्मली आपकी आफ्टर मेल्टिंग ही परफॉर्म की जाती है। इसी तरह से जो नेक्स्ट आपका एलिमेंट विच इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच इज़ अफेक्टिंग द वेल्डिंग ऑफ स्टील्स। नॉर्मली जो आपका नाइट्रोजन है
उसकी वजह से सिंपल एंड कम्प्लेक्स नाइट्राइड्स बनते हैं जो कि स्ट्रेन एजिंग और एम्ब्रिटलमेंट ऑफ स्टील का बायस बन सकता है। नॉर्मली जो आपका सॉलिबिलिटी है नाइट्रोजन की वो एज सच रूम टेम्परेचर के ऊपर कम है, और उसी वजह से जो नाइट्रोजन है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन उसके असरात ज़रा कम देखने को मिलते हैं। सबसे जो बड़ा इशू फेस करना पड़ता है स्टील की वेल्डिंग के दौरान वो ये फेस करना पड़ता है कि आफ्टर वेल्डिंग जो स्टील है उसकी क्रोजन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसके अलावा अगर नाइट्रोजन के कंटेंट्स को बढ़ा दिया जाए तो नो डाउट कि जो स्टील है उसकी हार्डनेस भी बढ़ जाती है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि अगर नाइट्रोजन के कंटेंट्स स्टील के अंदर ज़्यादा हैं तो उस वजह से उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। तो एक ख़ास लेवल तक नाइट्रोजन के कंटेंट्स को भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसको बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन के कंटेंट्स एक ख़ास मकदार से एक ख़ास लेवल से ज़्यादा होंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सिमिलरली द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ हाइड्रोजन। नॉर्मली ऑक्सीजन की तरह हाइड्रोजन भी एटमॉस्फेयर से ही शामिल होती है। जिस तरह से ऑक्सीजन की वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं, हाइड्रोजन की वजह से भी वेल्डिंग के बाद क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। जनरली जो हाइड्रोजन है उसके इफ़ेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं अगर हम प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग का जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। जनरली जो आपकी प्री हीटिंग है और जो पोस्ट हीटिंग है उसके बाद हम लोगों ने जो वर्क पीस जिसके अंदर हम प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, हमने ख्याल इस बात का रखना है कि आफ्टर प्री हीटिंग हम उसको स्लोली कूल करें। द नेक्स्ट वन इज़ सल्फ़र। जनरली जो सल्फ़र है वो 0.05% से ज़्यादा स्टील के अंदर मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर सल्फ़र आपकी 0.05 या फिर 0.05 से ज़्यादा मौजूद होगी तो स्टील के अंदर आयरन सल्फाइड बनेंगे। नॉर्मली जो हमारी मैंगनीज़ है अगर उसकी परसेंटेज सल्फ़र के साथ मौजूद है तो मैंगनीज़ के मौजूद होने की वजह से जो सल्फ़र के इफ़ेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इफ़ सल्फ़र कंटेंट्स रिएक्ट अप टू 0.10% और मोर देन द स्टील गिव डिफ़िकल्टी इन मशीनिंग। नॉर्मली अगर इस परसेंटेज से ज़्यादा हमारी सल्फ़र के कंटेंट्स होते हैं तो मशीनिंग के दौरान हमें काफ़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर ऐसा हो तो हम उस सूरत में लाइम टाइप कवर्ड इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फास्फोरस एंड कार्बन। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फास्फोरस कम फ्रॉम ओर। नॉर्मली जिस वक्त स्टील की प्रोडक्शन की जाती है तो ओर के अंदर अगर फास्फोरस मौजूद है तो वो नॉर्मली हमारी स्टील के अंदर भी आएगी और इसकी जो परसेंटेज है वो 0.04% है। नॉर्मली जो परसेंटेज ऑफ फास्फोरस अगर आपकी 0.05 से बढ़ जाती है तो उसकी वजह से यील्ड स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी और जो डक्टिलिटी होगी वो आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी। इफ़ इट्स कंटेंट लो कार्बन स्टील और alloy steel 0.17 then extremely satisfied result can be achieved. नेक्स्ट वन इज़ कार्बन। कार्बन जर्नली जो मेजर अलॉइंग एलिमेंट है स्टील का और मेन अलॉइंग एलिमेंट है स्टील का, इसके काफ़ी हद तक हमें फ़ायदे भी होते हैं और अक्सर इसकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाने की वजह से काफ़ी नुकसानात को भी फेस करना पड़ सकता है। नॉर्मली जो कार्बन है वो स्टील के अंदर थ्योरेटिकली 2% पाई जाती है जबकि प्रैक्टिकली 1.6 to 1.7% पाई जाती है। कार्बन के बढ़ जाने की वजह से स्टील के अंदर हमें हार्डनेस को फेस करना पड़ता है जो कि एक अच्छी बात है। नॉर्मली अगर कार्बन आपकी एक ख़ास लेवल तक मौजूद है तो आपकी हार्डनेस अच्छी होगी, अगर ख़ास लेवल से बढ़ जाती है तो फिर वो ब्रिटलनेस का बायस बन सकती है। नॉर्मली कुछ हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं जैसा कि प्री हीटिंग है, उसकी वजह से हम कार्बन के इफ़ेक्ट्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं।